हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे 18वीं सदी का पूर्वार्ध। और इस एक फ्लो चार्ट ड्रॉ किया है, इसके माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे कि 18वीं सदी का पूर्वार्ध यानी फर्स्ट हाफ में क्या स्थिति थी, क्या सिचुएशन थी, वहाँ के प्रभाव, वहाँ के पतन के कारण या उन्नति का टाइम था, क्या था, उसको जानने का प्रयास करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। 18वीं सदी का पूर्वार्ध, मुगल साम्राज्य का विघटन। क्योंकि 18वीं सदी में ही मुगल साम्राज्य का विघटन होने लग गया था, जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। उसके बाद से ही जो शासक आ रहे थे वो उसके बाद से जो भी शासक है, उन्होंने इतना साम्राज्य पर ध्यान नहीं दिया और वो इतने पावरफुल नहीं थे, जिस कारण से मुगल साम्राज्य के विघटन की शुरुआत हुई। 18वीं सदी के पूर्वार्ध का काल एक संक्रमण का काल माना जाता है, यानी कि संक्रमण का काल यानी कि ये मुगल काल के बाद ब्रिटिश काल की शुरुआत हुई थी, जब मुगल साम्राज्य का विघटन हो रहा था और मुगल साम्राज्य के ऊपर कई सारे अन्य राज्य भी स्थापित हो रहे थे, जिसमें हम इन साम्राज्यों को 3 समूहों में बांट के पढ़ेंगे। उसमें है पहला उत्तराधिकारी राज्य, विद्रोही राज्य, मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर के राज्य। यानी उत्तराधिकारी राज्य में जो मुगल साम्राज्य के अंदर उत्तराधिकार से बने हैं, जैसे कि बंगाल मुगल साम्राज्य के अंदर था, जिसमें मुर्शिद कुली खां, सेकंड अवध, जिसमें सादत खान ने इसकी स्थापना की थी। हैदराबाद के निजामुल मुल्क, यानी कि हैदराबाद की जो स्थापना की थी वो निजामुल मुल्क ने की थी। फिर हैदराबाद से ही आगे कर्नाटक निकला, जिसकी स्थापना सदातुल्लाह ने की थी। देन सेकंड हम पढ़ेंगे विद्रोही राज्यों के बारे में। विद्रोही राज्य इस समूह के वह राज्य थे जिन्होंने मुगल साम्राज्य से विद्रोह कर अपने आप को स्थापित किया, यानी उनसे लड़ाई की, उनसे फाइट की, तब जाके ये स्थापित हुए। जिसमें मराठा, सिख, जाट 3 मुख्य राज्यों के बारे में हम जानते हैं। जिसमें मराठा जो है, उन्होंने 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शिवाजी ने मराठा राज्य की स्थापना की। जैसे कि हिंदी शिवाजी मुगल साम्राज्य के विघटन के पश्चात पेशवाओं के अधीन इसने एक साम्राज्य का रूप ले लिया, परंतु पेशवा बालाजी बाजीराव के अधीन यह एक मराठा परिसंघ बन के रह गया। और इस मराठा परिसंघ के केंद्र में पेशवा था, परंतु इसके जो अन्य घटक थे उसमें थे ग्वालियर का सिंधिया, इंदौर का होलकर और बड़ौदा का गायकवाड़ तथा नागपुर के भोसले। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सिख राज्य की स्थापना कैसे हुई? तो गुरु नानक जी के अधीन सिख पंथ एक धार्मिक पंथ था, या जैसे कि हम सबको ही पता है, सिख पंथ एक आज के टाइम पे बहुत बड़ा, बहुत प्रचलित पंथ है। सो ये भी गुरु नानक जी के अधीन था उस टाइम। परंतु 5वें गुरु अर्जुन देव की शहादत के बाद उनके उत्तराधिकारी गुरु हरगोविंद ने सिख पंथ की सैनिकीकरण कर दिया था। फिर 9वें गुरु तेग बहादुर की शहादत के पश्चात 10वें गुरु गोविंद सिंह हुए, उन्होंने इस जो सिख पंथ है इसको शक्तिशाली बना दिया। उन्होंने खालसा की स्थापना की। खालसा आज भी बहुत एक पावरफुल संगठन है। खालसा की स्थापना की, परंतु ना तो गुरु गोविंद सिंह और ना ही उनके शिष्य बंदा बहादुर ने इस राज्य की स्थापना की। अंत में 1764 में अमृतसर में एक स्वतंत्र सिख राज्य की स्थापना हुई और इसे आगे रंजीत सिंह के अधीन एक शक्तिशाली राज्य माना गया। इसीलिए इसको बोला जाता है कि इसकी स्थापना जो है रंजीत सिंह ने की है। और सेकंड
एंड थर्ड हमारा है जाट। जाट राज्य की स्थापना, वैसे तो इसमें लिखा है चूड़ामन एंड बदन सिंह। हम देख तो रहे हैं कि कितना इजीली इसमें उन्होंने स्थापना कर दी, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी होती हैं। यहाँ पे तो हम एक नाम पढ़ के ही सुकून मिल जाता है कि हाँ इसकी स्थापना ही की, और हम आगे बढ़ जाते हैं। सो इसकी भी सबकी स्टोरी होती है। तो इसमें इसमें क्या है, जो जाट है वो किसान थे, मतलब उस टाइम जो जाट थे वो किसान थे, तथा उनमें कुछ जमींदार भी थे। फिर किसानों के असंतोष से लाभ उठाकर जमींदारों ने अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह का झंडा लहराया और उन्होंने विद्रोह भी किया, जिसमें स्टार्टिंग में राजा राम जाट थे। उन्होंने औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया, परंतु आगे जिसमें उन्हें सफलता तो नहीं मिली, लेकिन आगे चूड़ामन जाट एवं बदन सिंह ने 18वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली, आगरा, मथुरा एवं आसपास के क्षेत्रों में स्वतंत्र जाट राज्य की स्थापना कर दी। इसमें एक फोर्थ भी है, जिसे कहते हैं रोहिला राज्य। इसे कुछ रोहिला अफगानों ने अवध के उत्तर में स्वतंत्र रोहिला राज्य की स्थापना की थी। यहाँ पे एक बार हम मैप भी देख लेते हैं साथ में, तो ज़्यादा समझ जाएगा। ये रोहिला राज्य में अवध, बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक एंड ये सिख जाट रोहिला राज्य की स्थापना। फिर नेक्स्ट है हमारा मुगल साम्राज्य की परिधि से बाहर, जो ना तो मुगल साम्राज्य के अंडर में थे और ना ही इन्होंने विद्रोह किया। ये मुगल साम्राज्य की परिधि से ही बाहर थे। इसमें है मुख्य जो राज्य हैं हमें पढ़ने को मिलते हैं, वो है मैसूर, कालीकट, त्रावणकोर। मैसूर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने। इसमें मैसूर के बारे में अगर हम जानने का प्रयास करें विस्तार से, तो यह पुराने विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य था। ये विजयनगर का पार्ट था, विजयनगर साम्राज्य का उत्तराधिकारी राज्य रहा था, तथा इस पर ओडियार वंश के शासकों का शासन था। यहाँ का जो शासक था वो चिक्का कृष्णा राज था, परंतु जो वास्तविक शक्ति पर दो अधिकारी देवराज एवं नंज राज ने इस पर कब्जा कर लिया था। इन दोनों को हटाकर हैदर अली ने मैसूर के शासन पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, अर्थात उसकी स्थापना मैसूर राज्य की स्थापना की, तथा हैदर अली और टीपू सुल्तान के अधीन मैसूर का राज्य जो है एक शक्तिशाली राज्य के रूप में उभरा। नेक्स्ट है कालीकट। जमोरियन राजा, जो हम काफ़ी टाइम से ही सुनते आ रहे हैं, शायद ये आपको रटा भी हो। तो जमोरियन राजा इसके अंतर्गत एक शासक रहे थे, जिन्होंने एक स्वतंत्र राज्य के रूप में इसको स्थापित किया, जिसका जो आरंभिक नाम था, जो स्टार्टिंग का नाम था, वो था सामुद्रुन नाम था। अब नेक्स्ट है हमारा त्रावणकोर जो है मार्तंड वर्मा ने इसकी स्थापना की थी। त्रावणकोर जो दक्षिण पश्चिम केरल में स्थित था, मार्तंड वर्मा के अधीन ये एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित है। जो ये मार्तंड वर्मा है, इन्होंने ही डचों को भारत से बाहर खरीदा। ये पहले जिन्होंने डचों को किसी बाहरी कंपनी को बाहर खरीदा था, पहले शासक थे। अब इस युग का मूल्यांकन करें तो हम देखते हैं कि इसके इतिहास लेखन, यानी जिन लोगों ने इस पर मूल्यांकन किया, उसमें किसी का कहना है कि कोई इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट बताता है, कोई इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बताता है। तो हम इसको दोनों को साथ लेके चलते हैं और दोनों को समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम देखते हैं, पहले इसको विघटन एवं अवनति यानी पतन का काल मानता है, जिसमें जो इतिहास लेखन है वो साम्राज्यवादी दृष्टिकोण की तरफ केंद्रित है, जिसमें दो पार्ट्स में है, साम्राज्यवादी लेखन और अलीगढ़ स्कूल एंड मार्क्सवादी का दृष्टिकोण जो है। तो साम्राज्यवादी लेखन कहते हैं कि ये अराजकता और अंधकार का युग है, जिसमें सर जदुनाथ सरकार, वोल्टस हॉलवे थे मुख्य थे। वहीं अलीगढ़ स्कूल मार्क्सवादी लेखक जो इसे कहते हैं, वो जो थोड़ा आर्थिक रूप से, जो मार्क्सवादी वो आर्थिक रूप से ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो कहते हैं कि वो ये कृषि संकट का काल था, जिसमें इरफान हबीब इसकी व्याख्या करते हैं, वो एक मार्क्सवादी
और दूसरे इसमें सतीश चंद्र कहते हैं ये जागीरदारी संकट का काल था, जो हम देखते हैं कि जाट समूह में जागीरदारी पे अटैक हुआ था। और थर्ड वन है इसमें इसे संकट का काल, वही संकट का काल कौन से संकट का, वो इसे 2 पार्ट्स में बताया गया। एक जागीरदारी संकट, दूसरा इरफान कृषि संकट जो इरफान हबीब बताते हैं। और इसके आधार क्या है, मतलब इन्होंने ऐसे क्यों बोला कि ये संकट का काल है या ये अंधकार का युग है। तो इसमें एक तो जो राजनीतिक पतन होता है जो तो लेकिन हम ये भी तो सोचें कि राजनीतिक पतन केवल मुगल साम्राज्य का और था और वो केवल उत्तर भारत में था, तो इससे हम दक्षिण भारत को कैसे जज कर सकते हैं। फिर वहीं बोलते हैं कि छोटे राज्य प्रगतिहीन के, मतलब ये कह रहे इनका कहने का मतलब है कि जो छोटे राज्य हैं प्रगतिहीन हो गए, तो मतलब जो मुगल साम्राज्य अंडर थे वही राज्य प्रगतिहीन हुए। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि वहीं बंगाल में इसका विकास हो रहा है। बंगाल, अवध, जो उत्तराधिकारी राज्य थे बंगाल, अवध, हैदराबाद, वो कैसे उभर रहे हैं, उन नए राज्य स्थापित हो रहे हैं। तो वहीं जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है ब्रिटिश साम्राज्य को प्रगति का सूचक मानते हैं। ये वाले जो दृष्टिकोण है ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक तरफ से उनका पक्ष लेकर दिखाना चाहते हैं कि वो उनकी स्टार्टिंग हो गई थी, वो उनकी प्रगति हो गई थी। क्षेत्रीय स्तर पर उन्नति, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्षेत्रीय स्तर पर, मतलब हमने एक तरफ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट देख लिए, दूसरा पॉजिटिव में पहले तो हम इसके आधार देखते हैं कि इसके आधार क्या हैं। क्षेत्रीय राज्य की प्रगति, यहाँ पे क्षेत्रीय राज्य की प्रगति जैसे हमने देखा कि त्रावणकोर, कालीकट, मैसूर, ये क्षेत्रीय राज्य कैसे प्रगति कर रहे हैं। वहीं आर्थिक सांस्कृतिक, इनमें आर्थिक सांस्कृतिक विकास भी हो रहा है। जहाँ तक यहाँ पे कहना भी है कि जो मैसूर राज्य वहाँ की कृषि व्यवस्था बहुत अच्छी थी उस टाइम भी, इसे यूरोप से कंपेयर करके देखा जाता था। प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण हो रहा था, यानी कि बहुराज्य व्यवस्था आ रही थी, यानी एक राज्य नहीं बहुत सारे राज्य केंद्रित व्यवस्था आ रही थी। अब इसमें जो दृष्टिकोण है वो देखते हैं, यहाँ के जो इतिहास लेखन है उसको किस प्रकार है। पूर्व काल से निरंतरता, नई संभावना का काल, जैसे कि यहाँ बताए नई संभावना यानी कि विकास का काल, जो नई संभावनाएं देता है वो विकास की ओर आकर्षित करता है। तो वहीं इसमें जो लेखक हैं वो आसीन दास गुप्ता, क्रिस्टोफर बाइली जैसे लेखक ने इस पर टिप्पणी की है। तो यही था, और कुछ एक्स्ट्रा है तो अभी वो भी देख लेते हैं। ये एक बार मैप पे आप समझ लीजिए, ये सिख राज्य, रोहिला, जाट, राजपूत, अवध राज्य, मराठा, हैदराबाद, कर्नाटक, मैसूर, कालीकट और त्रावणकोर। सो थैंक यू। ये टॉपिक यहीं से, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे।